तो बच्चों आज के लेक्चर में हम फोर्स एंड मोशन जो कि आपकी न्यू सिलेबस फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है उसका दूसरा लेक्चर पढ़ने लगे हैं। और इस आर्टिकल का नाम बच्चों है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। यानी यहाँ पर हम किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपको वेक्टर का लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा। अब वेक्टर क्या होता है ये तो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं और समझ चुके हैं और अच्छे से जान चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है। हर वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ये बात आपको पता है। अच्छा, अब इसमें ना दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये रेक्टेंगुलर लफ्ज़ है और दूसरा है कंपोनेंट्स। तो सबसे पहली बात तो हम इस रेक्टेंगुलर की थोड़ी सी बात करते हैं। बच्चों ये रेक्टेंगुलर को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाले आर्टिकल का नाम बन जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और आपको याद होगा कि आपने 9th क्लास की फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के बारे में। लेकिन बहरहाल अगर आपको नहीं भी याद तो मैं आपको थोड़ी सी बातें हम इसमें बताता हूँ। आपने बेसिक्स अपनी डेवलप करनी है, उसके बाद आपको खुद ही बातें समझ में आती जाएंगी। तो इमेजिन करें कि ये हमारे पास एक कार है। लेट्स इमेजिन कि ये हमारे पास एक हम यहाँ पर एक कार बनाते हैं, कार्ट बनाते हैं, एक रेडियो होती है जो नॉर्मली, और ये उसके अंदर हमने टायर्स लगाए हुए हैं। नाउ अगर हम फॉरवर्ड मूव करें, लेट्स से कि हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ज़ाहिर बात है आपने छोटे होते धागा बांध के इस तरीके से इसको खींचा ज़रूर होगा इस डायरेक्शन में। तो इमेजिन करें कि हम इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाते हैं, यानी इसको खींचते हैं। ये मैंने इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगाई है, फोर्स। अब फोर्स लगाने के नतीजे में होता ये है कि जब भी हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के नतीजे में ये कार्ट कहाँ को मूव कर जाता है, ये कार्ट आगे को मूव कर जाता है। इसका मतलब ये है कि फोर्स का एक ऐसा हिस्सा है, ये जो हमारी ओरिजिनल फोर्स है ये वाली, इस फोर्स का एक ऐसा हिस्सा है जो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, आगे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। बच्चों ये जो हिस्सा है ना इसको कहते हैं कंपोनेंट। ये जो मैंने इसका हिस्सा बनाया है ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये बजाते खुद वो पूरी फोर्स नहीं है, लेकिन उस फोर्स का वो हिस्सा है जो आगे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और यहीं से आपको कंपोनेंट की डेफिनेशन भी पल्ले पड़ जानी चाहिए कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है। यहीं से हमारा कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू को कहते हैं। ये क्या है मैं ज़रा आपको समझाता हूँ, लेकिन गौर कीजिएगा। कंपोनेंट कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ डायरेक्शन या इन अ गिवन डायरेक्शन। तो किसी खास डायरेक्शन में आपके दिए गए वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू को हम कंपोनेंट बोलते हैं। अब क्या मतलब है इस बात का, ज़रा देखें। आप अगर गौर करें तो ये आपका वेक्टर था जो कि बेसिकली एक फोर्स है, और अगर आप गौर करें तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट है स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो ये है। यानी ये उस फोर्स की इफेक्टिव वैल्यू है जो इफेक्ट क्रिएट कर रही है। देखो ना ये कार्ट आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये आपका इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, और ये इफेक्ट किसकी डायरेक्शन में हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में हो रहा है। तो याद रखिएगा कि कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होती है इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। तो गिवन डायरेक्शन में आपके दिए गए वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। तो आई होप सो कि आपको कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन इज नाउन एज अ कंपोनेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपोनेंट तो क्लियर हो गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर लफ्ज़ को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों एक ही चीज़ के नाम है। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, देखो बेटा, चूंकि रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर है तो इसका सादा सा मतलब क्या है। इसका सादा सा मतलब ये है कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो ऐसे कंपोनेंट होंगे जो परपेंडिकुलर होंगे। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इससे पहले आप लोग इस साइन को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, आपको पता है इसको 90 डिग्री कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं।
तो आई होप सो कि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाली बात भी समझ में आई होगी कि वो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इस बात का मतलब समझ लीजिएगा, इस बात का मतलब आपने बहुत तवज्जो से जानना है। इमेजिन करें कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगाते हैं। सो लेट्स से कि दैट दिस इज़ अ फोर्स। अब आपको भी पता है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक इस फोर्स का कंपोनेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, आगे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी, और एक इस फोर्स का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा। अब अक्सर बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कंपोनेंट बने कैसे। तो अगर आप इस वेक्टर को गौर करें, यानी ये जो हमारा फोर्स वेक्टर है, तो ये थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है और थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। यानी अगर आप गौर करते हैं तो ये वेक्टर थोड़ा थोड़ा आगे की डायरेक्शन में भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर की डायरेक्शन में भी जा रहा है। इसका मतलब है कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक आगे की डायरेक्शन में और एक पीछे की डायरेक्शन में। तो एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये चूँकि एक्स एक्सिस पर है, इसको कहते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स को हम और क्या कहते हैं, एफ एक्स को हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ना। तो याद रखिएगा कि एफ एक्स को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। सो एफ एक्स इज़ आल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आपने बातें याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है वो। अगली बात, अगर आप ये खड़े हुए वेक्टर की बात करते हैं तो आपको पता है इसको हम एफ वाई कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, वाई वाला कंपोनेंट है, वाई एक्सिस पर है ना, तो इसलिए हम इसको एफ वाई कहते हैं। जारी बात है कि इसको एफ वाई कहते हैं, तो फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम होगा वाई कंपोनेंट, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है ना, दैट्स वाई इट इज़ अ वाई कंपोनेंट। और अगली बात कि इसको और क्या कहते हैं, तो चूँकि ये वर्टिकल है तो हम इसको वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो दिस इज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट। आई होप सो कि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें पूरी सिचुएशन पे, तो ये जो आपके दोनों कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों के दरमियान का एंगल देखें कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो एफ एक्स वाला कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है एफ वाई वाले कंपोनेंट के। तो ये दोनों कौन से कंपोनेंट हुए, बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो बच्चों एफ एक्स और एफ वाई हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स हैं, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इनका आपस में एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बेटा वो वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जिनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री होता है उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो बच्चों ये हमारे पास हो गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ से इसका प्रोसेस शुरू होता है और प्रोसेस बड़ा तवज्जो से देखने वाला है। इमेजिन करें कि ये आपके पास एक वेक्टर है, हम इस वेक्टर का नाम रख देते हैं वेक्टर ए। तो अभी हमने देखा कि हम इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस पर होगा और आप सबको पता है इस कंपोनेंट का नाम हम क्या रखेंगे, दिस विल बी एफ एक्स। तो एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस पर होगा एंड दैट कंपोनेंट विल बी एफ ऑफ एक्स, यानी एफ का ये ए वेक्टर हमने इसका नाम रखा है तो हम लिखेंगे ए एक्स, यानी ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह बच्चों इसका एक कंपोनेंट आपको पता है वाई डायरेक्शन पे होगा, तो ये आपका वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ गया। ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं जी, ये लें जी, ये आपके पास वाई वाला कंपोनेंट आ गया एंड वी विल कॉल दिस कंपोनेंट एज ए वाई। तो ए वेक्टर जो था आपका, आपने उसके दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक आपने ए एक्स बना लिया और एक आपने ए वाई बना लिया। बच्चों अब ये जो आपके पास ए वाई वाला कंपोनेंट है ये आपको नज़र आ रहा होगा। हम क्या करते हैं कि हम इस ए वाई वाले कंपोनेंट को यहाँ से उठाते हैं और इस ए वाई वाले कंपोनेंट को यहाँ उठा कर रख देते हैं इस जगह पर। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर आप गौर करें तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा ये पहली बात याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने वेक्टर कौन सा बनाया है, ये ए वाई वाला बनाया वेक्टर। तो अगर आप गौर करें तो अब आपके पास इस मकाम के ऊपर एक ट्रायंगल बन चुका है, दिस इज़ अ ट्रायंगल। तो मैंने बस कुछ किया नहीं है, मैंने इस ए वाई वाले वेक्टर को उठाकर इस पॉइंट के ऊपर रख दिया है। आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेन हमने किया यहाँ पर ये है कि ये हमने अपना ए वेक्टर रखा था, इस ए वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, एक कंपोनेंट इसका ये था ए एक्स और एक कंपोनेंट इसका ये था ए वाई। हमने किया कुछ नहीं, हमने किया ये कि इस ए वाई वाले को यहाँ से उठाया और इस ए वाई वाले कंपोनेंट को यहाँ से उठाकर इस जगह पर खड़ा कर दिया, ये हमारा ए वाई वाला कंपोनेंट बन गया। अब अगर गौर करें आप तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है, ये देखें दिस इज़ अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को अगर हम फर्दर लेकर चलें तो क्या क्या होगा, ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा आपके पास बेहतर तरीके से बनाऊं तो कैसा ये दिखेगा आपको, और इसी से हमारी टॉपिक की अगली कहानी भी आएगी आपके पास। तो बच्चों अगर आप गौर करें
तो हमारे पास ये वाली साइड ए वाली साइड है, ए वेक्टर है, ये ए एक्स है और ये ए वाई है। दैट्स द ट्राइंगल। ये आपके पास वो ट्राइंगल बन गई। अगर आप गौर करें, मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ। ये ओरिजिन है तो इसको ओ नाम दे दें, इस पॉइंट को आप एम का नाम दे दें और इस पॉइंट को आप पी का नाम दे दें। तो ये ओ एम पी ट्राइंगल बन गया आपके पास। अब अगर आप गौर करें बातों के ऊपर, ये वाला वेक्टर आपके पास कौन सा था? ये वाला वेक्टर था ए एक्स वेक्टर। और ये वाला वेक्टर आपके पास कौन सा था? ये था ए वाई वाला वेक्टर। और ये तीसरा वेक्टर कौन सा था? ये तो आपका ए वेक्टर था। तो अगर आप गौर करें, आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा होगा इससे पहले। हेड टू टेल रूल क्या कहता है आपको? ये आपका पहला वेक्टर है ए एक्स और इस वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर यानी ए वाई वेक्टर की टेल है। तो मैंने ए एक्स वाले वेक्टर के ऊपर ए वाई वाले वेक्टर की टेल रख दी। तो आपको पता है कि इस तरह से ये ए वाला वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास? इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने ओ एम वाली साइड और पी एम वाली साइड को जमा किया, फिर देखिएगा ये वाली साइड क्या है? ओ एम। तो जब मैंने ओ एम वाली साइड और ये वाली साइड है पी एम, तो जब मैंने ओ एम वाली साइड और पी एम वाली साइड को जमा किया तो आपको पता है मेरे पास ये वाली साइड आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जब मैंने ओ एम वाली साइड और पी एम वाली साइड को जमा किया तो मेरे पास कौन सी साइड आएगी? ये वाली। इसका मतलब है कि जब मैं ओ एम और पी एम को जमा करता हूँ तो मेरे पास ओ एम और पी एम को जमा करने के बाद मेरे पास आंसर में ओ पी आता है। एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा, ये वाली साइड मेरे पास क्या थी? ओ एम। और ये वाली साइड मेरे पास क्या थी? पी एम। तो आप देखें मैंने ओ एम को किस में जमा किया? पी एम में। मेरे पास ये वाली साइड आ गई जो कि क्या है? ओ पी। तो ओ एम और पी एम को जमा करें तो क्या चीज़ बनती है आपके पास? ओ पी बनती है। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो आपके पास जो ओ पी है वो आपके पास वेक्टर ए है और जो ओ एम है वो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है और जो पी एम है वो वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि आपके पास एक इक्वेशन बन गई ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, कि ए वेक्टर जो है वो आपके पास, अगर आप हेड टू टेल रूल से निकालें, यहाँ पर आप इसके ऊपर लिखेंगे भी कि ये सारी चीज़ जो हमने यहाँ पर निकाली है वो बेसिकली किससे निकाली है? हेड टू टेल रूल से। सो बाय हेड टू टेल रूल, अगर आप हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाली ड्राइंग में, ये वाली ट्रायंगल से हमें कुछ बात समझ में आती है। और जो बात हमें समझ में आती है वो ये है कि ओ पी जो है वो ओ एम और पी एम का सम है। यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। अब यहाँ से मैं एक बात आपको लिख कर देना चाहूँगा, अगर वो आपको याद रह जाए तो बड़ी मज़े की बात होगी। और वो बात ये है कि अ वेक्टर इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स ऑन कंपोनेंट्स। एक वेक्टर अपने ही कंपोनेंट्स का क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। गौर कीजिएगा मैं बात क्या कह रहा हूँ, आप गौर करें। ये वेक्टर आपका वेक्टर ए और यहाँ पर ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के सम से आया। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला वेक्टर, ए वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि वेक्टर ए बाकी आपके दोनों वेक्टर्स का क्या है? रिजल्टेंट है। यानी मैं कह सकता हूँ अ वेक्टर इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स ऑन कंपोनेंट्स। एक वेक्टर अपने ही कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। ये बात आपने याद रखनी है और ये बात आपको नोट में आएगी। ये नोट में आएगी, एमसीक्यूज में भी बात आ सकती है। हेडिंग आप इसके ऊपर देंगे नोट। चलें, अभी आपको बुक से हेडिंग पैटर्न बताऊंगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ना। आई होप सो कि यहाँ तक सारी बातें हो गई हैं क्लियर। अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं। पहली बात, ये ए एक्स निकाला हमने, तो हमें ए एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी? हमें कैसे पता चलेगा कि ए एक्स की वैल्यू क्या है? और फिर ये ए वाई निकाला हमने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए वाई की वैल्यू क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर आपको ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालते हैं हम ए एक्स की और ए वाई की। उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल हमारा दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उस ट्रायंगल को देखें ज़रा ध्यान से, मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये वाली साइड थी हमारे पास, दिस साइड, एंड देन देयर वाज दिस साइड। ये हमारे पास वो ट्रायंगल था। अब गौर कीजिएगा, इस ट्रायंगल में इस साइड का नाम था ओ, इस साइड का नाम था एम और इस साइड का नाम था पी। बच्चों अगर आप गौर करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका एंगल थीटा होता है, ये आपका परपेंडिकुलर वाला एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री वाला एंगल।
तो अगर आप गौर करें तो दिस इज़ योर बेस, अगर आप गौर करें दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, और अगर आप गौर करें तो दिस इज़ योर हाइपोटीनियस। अब इनके नाम देखें ज़रा। आपको पता है ये वाला हिस्सा ए एक्स था, ये वाला हिस्सा ए वाई था, और ये वाला हिस्सा बजाते खुद ए था। चलें, अब हमने निकालना क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं और ए वाई का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तो ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ना आप गौर से बात को समझिएगा, जब कभी भी आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना चाहते हैं, वेन एवर यू वांट टू सॉल्व अ राइट एंगल ट्रायंगल, आप इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। आप जब कभी भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या इस्तेमाल सॉल्व करना चाहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, सो आप क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। सो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर बात करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं? तो बच्चों 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपने पढ़ी हैं। आपने पढ़ी कोसाइन थीटा, आपने पढ़ी साइन थीटा, और आपने पढ़ी टेंजेंट थीटा। तो ये 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपने पढ़ी हैं, कोसाइन थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा। अब इनका फार्मूला भी याद रखिएगा। तो बच्चों जो कोसाइन थीटा होता है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, यानी अगर आप किसी भी ट्रायंगल की बेस और हाइपोटेनियस को डिवाइड करें तो कॉस थीटा आ जाता है आपके पास। और अगर आप साइन थीटा की बात करें तो ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, और अगर आप टेन थीटा की बात करें तो वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये बातें आपने याद रखनी है। अब इसमें भी आपने एक और बात याद रखनी है, वो ये कि ये जो पहली दो हैं आपके पास, यानी कोसाइन थीटा और साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपने किसी भी साइड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए फिर आप ये इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये जो टेंजेंट थीटा है ये नॉर्मली फिर हम डायरेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, अभी हम ए वाई और ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हम कोसाइन थीटा और साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे, और जब हम डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की तो फिर हम टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम वाई कंपोनेंट पहले हम एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, कि अब हम एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो ज़रा गौर कीजिएगा बातों के ऊपर, बहुत ही आसान है, ये मुश्किल नहीं है। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, अच्छा अब ये एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बच्चों गौर कीजिएगा, आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करें जिसमें बेस आती हो, क्योंकि एक्स कंपोनेंट यानी ए एक्स वो तो बेस पे पड़ा हुआ है ना, तो अब वो कंपोनेंट निकालें, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें जिसमें बेस आती है। तो आप देखेंगे ये कोसाइन थीटा है, कोसाइन थीटा में देखें इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है। तो कोसाइन थीटा में बेस आती है तो हम कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे। ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास हम लिखते हैं कोसाइन थीटा, और कोसाइन थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। ट्रायंगल में गौर करें, आपकी बेस है ओ एम, ये आपकी बेस है ओ एम, और आपका हाइपोटेनियस है ओ पी। तो बेस आ गई ओ एम और हाइपोटेनियस आ गया ओ पी। हम यहाँ पर लिखेंगे बेस की जगह ओ एम और हाइपोटेनियस की जगह हम लिखेंगे ओ पी। अब कुछ सियाने लोग आते हैं, वो ओ को ओ से कैंसिल कर देते हैं और फिर एम ओवर पी लिख कर बैठ जाते हैं और 2 घंटे सोचते रहते हैं कि ओहो अब क्या करें। आपने इतने सियाने नहीं बनना, हमें इतने अक्लमंद लोग नहीं चाहिए। आप ओ एम को देखें, ओ एम क्या है, ए एक्स है, तो हम ओ एम की जगह क्या लिख देते हैं, ए एक्स। ओ एम की जगह आ जाएगा ए एक्स डिवाइड बाय ओ पी। देखें तो ओ पी क्या है, ए, ओ पी इज इक्वल टू ए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए। अच्छा अब ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ये आपके पास ए डिवाइड हो रहा है इस जगह पर, तो अगर आप ए को यहाँ पर ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो आप इसको इधर ले आएँ, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ए एक्स का फार्मूला क्या आएगा, ए कोसाइन थीटा। ये किसका फार्मूला आ गया आपके पास, ए एक्स का। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कोसाइन थीटा। ये लो जी, ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट निकाल लिया जो कि है ए कोसाइन ऑफ थीटा। ये बात अब आपने याद रखनी है कि ये ए एक्स का फार्मूला है हमारे सामने। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम वाई कंपोनेंट का फार्मूला निकालेंगे और हम ये देखेंगे कि वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो गौर कीजिएगा, अब इस जगह पर हम वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट,
तो बच्चों अगर अब आप गौर करें तो आपके पास जो y कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर पर है, तो आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे जो परपेंडिकुलर पर आती है। तो देखें ये परपेंडिकुलर इसमें आता है साइन थीटा में, तो आप साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा और उसका फार्मूला लिखेंगे जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब अगर आप गौर करें तो ये आपका परपेंडिकुलर है जो कि है MP और ये आपका हाइपोटेनियस है जो कि है OP। तो आप लिखेंगे MP ओवर OP, तो आपके पास यहाँ पर आएगा MP ओवर OP। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट। अब यहाँ पर भी कुछ सियाने लोग आते हैं, वो P और P को काट देते हैं और M ओवर O लिख कर फिर सोचते रहते हैं। हमें इतने सियाने लोग नहीं चाहिए। अब MP देखें बच्चों, MP हमारे पास है AY, तो MP की जगह आ जाएगा AY और OP हमारे पास है A। फिर देख लीजिएगा, ये देखें ये है MP और ये MP किसके इक्वल है, AY के इक्वल है। और बच्चों ये हमारे पास है OP और OP किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो हमने MP की जगह AY लिख दिया और OP की जगह हमने A लिख दिया। चलें नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप अगर गौर करें तो ये A इस जगह पर डिवाइड हो रहा है और जब आप इस A को उठाकर इधर लेकर आएंगे साइन थीटा के पास तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो डिवाइड हो रहा था ना। तो आपके पास AY विल बी इक्वल टू A साइन ऑफ थीटा। लो बच्चों ये आपके पास AY भी आ गया। तो इसका मतलब है कि अब आपने कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि AX वो कंपोनेंट है जिसमें cos थीटा आता है और AY वो कंपोनेंट है जिसमें sin थीटा आता है। ये बातें दोनों आपने याद रखनी है। X कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड sin थीटा के अकॉर्डिंग आता है और सॉरी cos थीटा के अकॉर्डिंग आता है और Y कंपोनेंट का आंसर या मैग्नीट्यूड sin थीटा के अकॉर्डिंग आता है। एक और छोटी सी बात जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो ये कि वो इनके ऊपर वेक्टर एरो लगा देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी तरह कुछ बच्चे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वेक्टर एरो लगा देते हैं। ये तरीका गलत है। उसकी वजह यह है कि यहाँ गौर करें, ये हमने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। यहाँ पर भी देखें हमने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती और चूंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती तो आप इसके ऊपर वेक्टर एरो नहीं लगाते। ये बात आपने याद रखनी है, ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब हम बुक के ऊपर चलते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास Y कंपोनेंट और X कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और ये वाला जो पूरा आर्टिकल है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये आपकी न्यू बुक में किस तरीके से लिखा गया है। जी तो बच्चों ये आपका बुक में आर्टिकल है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। सो यहाँ से आपकी कंपोनेंट की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक कंपोनेंट की डेफिनेशन है। तो अगर आप गौर करें इधर हम हेडिंग दे सकते हैं कंपोनेंट और यहाँ पर देखें वो कहता क्या है, वो कहता है अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी किसी भी वेक्टर की गिवन डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको आप कंपोनेंट बोलते हैं। और कंपोनेंट के बाद बच्चों इस जगह पर आपने हेडिंग देनी है नोट, और ये बात भी मैंने आपको लेक्चर में सिखाई और ये नोट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अब इस नोट में वो क्या कहता है ज़रा गौर कीजिएगा। इस नोट में वो कहता है अ वेक्टर may be considered as resultant of its component vectors along the specified directions। यानी एक वेक्टर अपने ही कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ से आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो आपको बताया मैंने कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री होता है। तो कह रहा है इट इज़ यूजुअली कन्वीनियंट टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। यानी वो वेक्टर जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उन कंपोनेंट्स का नाम आप क्या रखते हैं, उन कंपोनेंट्स का नाम आप रखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ गौर कीजिएगा, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके बाद बच्चों इस मकाम से आपकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है और इसमें वो आपको सारी डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर में की और सेम ये वाली डायग्राम आपको बना कर भी दी। तो वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है इस मकाम के ऊपर। चलें नाउ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक्सप्लेनेशन है और यहाँ पर देखें बाय अप्लाइंग हेड टू टेल रूल ये आपके पास आ गया। और ये चीज़ मैंने आपको कर भी दिखाई जो कि मैंने आपको इस तरीके से बताई थी, OP इज़ इक्वल टू OM प्लस MP और उसके आगे से फिर ये चीज़ निकली थी। और यहाँ पर आप गौर करें
तो आपके पास ये ए का कंपोनेंट, ए एक्स का कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड निकाला है और ए वाई का मैग्नीट्यूड निकाला है, जो कि मैंने दोनों आपको डिराइव करके दिखाए। आपने पेपर में डिराइव करके लिखना है और ये आपने हेडिंग पैटर्न फॉलो करना है। यानी सबसे पहले आप कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप नोट लिखेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर आप एक्स कंपोनेंट और फिर आप वाई कंपोनेंट लिखेंगे, जैसे मैंने आपको वाइट बोर्ड पे लिखवाया। आई होप सो कि आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपका ये आर्टिकल पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।